नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, पबजी खेलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पबजी की भारत में दोबारा होगी वापसी, खत्म होगा गेम का चीनी कनेक्शन, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, पबजी मोबाइल गेम को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। पबजी मोबाइल गेम के भारत में प्रतिबंधित होने के बाद पबजी गेम की मेन साउथ कोरिया कंपनी पबजी कॉरपोरेशन सक्रिय हो गई है। पबजी कॉरपोरेशन की तरफ से मंगलवार को चीनी कंपनी टेंसेंट गेम से अलग होने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में अब भारत में प्लेयर अननोन्स पबजी के मोबाइल वर्जन के लिए टेंसेंट ऑथराइज्ड नहीं रहेगी। साधारण शब्दों में कहें तो भारत में पबजी मोबाइल को संचालित करने का कानून हक चीनी कंपनी टेंसेंट के पास नहीं रहेगा। पबजी की गेम साउथ कोरियाई कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ही भारत में पबजी मोबाइल की पब्लिशर कंपनी होगी। जी हाँ, पबजी कॉरपोरेशन ने अपने बयान में कहा है कि भारत में पबजी मोबाइल गेम के पब्लिशिंग की सारी जिम्मेदारी कंपनी खुद संभालेगी। साथ ही कंपनी ने आने वाले दिनों में भारत में पबजी के एक्सपीरियंस को ज़्यादा बेहतरीन बनाने का ऐलान किया है। पबजी कॉरपोरेशन ने कहा है कि वो भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझती है और भारत सरकार के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहती है। साथ ही कंपनी ने भारतीय कानून के हिसाब से भारत में गेम को दोबारा से उपलब्ध कराने की बात कही है। जी हां दोस्तों, पबजी खेलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब भारत में पबजी दोबारा भी खेल सकेंगे। पबजी मोबाइल गेम पबजी का ही मोबाइल वर्जन गेम है। इसे साउथ कोरियाई कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ने बनाया है। साथ ही पबजी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी पबजी कॉरपोरेशन के पास ही है। साउथ कोरियाई कंपनी ने ही पबजी गेम को विकसित किया है और इसकी पब्लिशिंग भी की है। लेकिन पबजी के पॉपुलर होने के बाद साउथ कोरियाई कंपनी ने चीनी कंपनी टेंसेंट के साथ हाथ मिलाया, जिससे पबजी को दुनिया के बाकी देशों में तेज़ी से पहुंचाया जा सके। ऐसे में भारत में पबजी मोबाइल के प्रसार की जिम्मेदारी टेंसेंट कंपनी को मिली। पबजी के पूरे कारोबार पर मुख्य तौर से पबजी कॉरपोरेशन का ही हक है। भारत में पबजी के टैबलेट और कंप्यूटर वर्जन की पब्लिशिंग मेन कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ने ही की है। ऐसे में भारत सरकार ने पबजी के कंप्यूटर और टैबलेट वर्जन को बैन नहीं किया है। सरकार की तरफ से पबजी मोबाइल को बैन किया गया है, जिसकी फ्रेंचाइजी चीनी कंपनी टेंसेंट होल्डिंग के पास है। साथ ही आज की एक और बड़ी खबर है, एलएसी पर भारत चीन में खुला नया मोर्चा। रेजांग ला में सैनिक आमने सामने, तनाव है चरम पर। जी हां दोस्तों, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए बार बार पेंगोंग झील की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। सोमवार को अपने मकसद में कामयाब होने से हताश चीनी सैनिकों ने परंपरा के खिलाफ गोली चला दी। रेजांग ला पर चीनी सैनिकों ने जमावड़ा लगा दिया है, जिसके जवाब में भारतीय सेना भी पूरे दमखम से डटी हुई है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे रेजांग लॉ के पास भारत चीन सैनिकों के बीच अब भी गतिरोध जारी है। 30-40 चीनी सैनिकों की टुकड़ी वहां मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन से लगातार चीनी सैनिक उन चोटियों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारतीय सैनिक तैनात हैं। जिस तरह पहले पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 में भारत चीन सैनिक आमने सामने थे, उसी तरह अब तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट रेजांग ला के पास की चोटियां बन गई हैं। भारत ने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने एलएसी पर फिर से उकसाव की कार्रवाई की और द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करते हुए फायरिंग भी की है। यह एलएसी पर गोली नहीं चलाने की वर्षों पुरानी नीति का उल्लंघन है। चीन पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर स्थित पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहता है। इस कोशिश में उसके सैनिक बार बार उधर कूच करते रहते हैं, लेकिन भारतीय सेना की किलेबंदी के सामने उनकी एक नहीं चल रही है। 29-30 अगस्त की रात भी चीनी सैनिकों ने यही किया था, जिसे भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ ने अच्छी तरह नाकाम कर दिया।
साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर, जो खबर आजकल बहुत ही चर्चित है। रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, गिरफ्तार तो बॉलीवुड से आया रिएक्शन, किया भारत अब सांस ले सकता है। जी हां, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम द्वारा ड्रग्स मामले में 3 दिन की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की खबर आते ही सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर ट्वीट भी आने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस विदिता बेग और मशहूर राइटर चेतन भगत ने ट्वीट किए हैं और कहा है कि शायद अब कुछ अहम और असल मुद्दों की तरफ फोकस किया जा सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस विदिता बेग ने ट्वीट किया है कि रिया गिरफ्तार हो गई हैं, प्लीज अब तो उन असल मुद्दों की तरफ ध्यान दें जिनका सामना हमारा देश कर रहा है। इस तरह विदिता बेग का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर मशहूर राइटर चेतन भगत ने ट्वीट किया है कि क्या भारत अब सांस ले सकता है। यही नहीं, उन्होंने एक और ट्वीट किया है, आज शाम कुछ चैनलों पर जश्न होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने कोरोना, अर्थव्यवस्था और चीन जैसे मसलों को एक ही बार में सुलझा लिया है। इस तरह सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, यूपी में खत्म हुआ लॉकडाउन, अब पहले की तरह खुलेंगे बाजार। जानिए क्या है नए बदलाव। अनलॉक 4 के तहत पहले 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन को खत्म किया गया है। इसके बाद मंगलवार को सूबे की योगी सरकार ने रविवार की साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है। अब पूर्व की भांति ही प्रदेश में साप्ताहिक बंदी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप होगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा है कि राजधानी के SGPGI के JMU और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 1000 ICU बेड्स तैयार किए जाएं। इतना ही नहीं, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल व रेस्टोरेंट का संचालन कराया जाए। इस गतिविधि में संक्रमण के सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। कंटेनमेंट जोन में सभी लोगों को कोविड-19 टेस्ट कराएं। इसके अलावा तहसील दिवस और थाना दिवस कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों और कार्यालयों कार्मिकों की उपस्थिति का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने को कहा गया है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में भी कार्य योजना बनाकर प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देने को कहा गया है। इससे लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। वैक्सीन को लेकर रूस ने किया सरकार से संपर्क, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बड़े स्तर पर टेस्टिंग की वजह से बड़े आंकड़े दिख रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, तो हमें अपने बचाव के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना जरूरी है कि लोग टेस्टिंग से ना डरें। लगातार कोरोना वायरस से मृत्यु दर में कमी आ रही है। अगस्त के पहले सप्ताह में यह 2.15% थी, जो कि अब 1.70% रह गई है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में देश की 70% मौतें हुई हैं। 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 5000 से कम कोरोना के मामले हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल ने कहा है कि रूस द्वारा विकसित वैक्सीन देश के लिए विचाराधीन है। रूस सरकार ने हमारी सरकार से संपर्क किया है। हमारी कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से 2 स्तरों पर मदद मांगी है। भारत में वैक्सीन का निर्माण तीसरे चरण पर अध्ययन किया जा रहा है। भारत सरकार इस राष्ट्र के खास दोस्त से साझेदारी के इस प्रस्ताव को बहुत महत्व देती है। दोनों देशों में वैक्सीन के निर्माण का आंदोलन सही दिशा में है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने 10 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में आंध्र तट और उड़ीसा तट के बीच एक ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना जताई है।
जिसके चलते मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में कई जगह बारिश हुई है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को भी मौसम विभाग ने 10 संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 8 और 9 सितंबर को प्रदेश भर में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। अरब सागर में बने सिस्टम और हवा का रुख लगातार दक्षिणी बना रहने से लगातार नमी आ रही है। मध्य प्रदेश में अब दिन का तापमान बढ़ने लगा है। इससे शाम के समय गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने लगती हैं। 10 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में आंध्र तट और उड़ीसा तट के बीच एक ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना है। इसके कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर आगे बढ़ने के आसार भी हैं। इस सिस्टम से प्रदेश में अच्छी बरसात की उम्मीद है। 8 और 9 सितंबर को प्रदेश भर के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जारी किया अहम दस्तावेज, होंगे सरकारी कर्मचारियों को कई लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये राहत भरी खबर है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना यानी CGEGIS की टेबल जारी कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवा काल के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिजनों को आर्थिक सुरक्षा पहुंचाना है। यह बेनिफिट टेबल उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में आते हैं। कर्मचारी को इसमें योगदान देना होता है। नई टेबल जारी होने से कर्मचारियों को लाभ होगा। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को इस योजना से बहुत सुरक्षा मिलेगी। CGEGIS 1980 योजना में बीमा कवर किया जाता है और यह हर कर्मचारी के लिए प्रकार से सेविंग फंड का भी काम करती है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तब इस बचत कोष में जमा राशि का भुगतान उसे कर दिया जाता है। हर 3 महीने में सरकार CGEGIS की टेबल जारी करती है। इस टेबल में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय प्राप्त होने वाली धनराशि के बारे में सारी जानकारी मौजूद रहती है। इस टेबल के माध्यम से रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को ये अच्छे से पता चल जाता है कि अब उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कुल कितना पैसा मिलने वाला है। पिछली बार सरकार ने अप्रैल 2020 में CGEGIS कार्ड की वैधता बढ़ाई थी। इसके बाद जुलाई से सितंबर की तिमाही के लिए CGEGIS 1980 के तहत कर्मचारियों के लिए सेविंग फंड के लिए CGEGIS की नई टेबल 7.1% चक्रवृद्धि तिमाही की ब्याज दरों के अनुसार जारी की है। महिलाओं की बल्ले बल्ले, योगी सरकार ने दिया ये तोहफा, हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपये। जी हां, प्रदेश सरकार ने आजीविका मिशन एवं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी UNWFP के मध्य डिजिटल विधि से MOU साइन किया है। इससे आजीविका मिशन के माध्यम से 3,000 से अधिक समूहों की महिलाओं उद्यमी बनेंगी और उनके पास स्थायी रोजगार उपलब्ध होगा। प्रत्येक महिला को वर्ष में 240 दिन से अधिक का रोजगार प्राप्त होगा। परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में 7,20,000 से अधिक परसेंटेज समूह की महिलाओं को प्राप्त होंगे। इसके माध्यम से समूह में कार्य करने वाली प्रत्येक महिला को लगभग 7,000 रुपये की मासिक आय प्राप्ति होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को वितरित किए गए पूरक पोषण आहार पर प्राप्त लाभ में भी अंश प्राप्त होगा। परियोजना का एक वर्ष का टर्नओवर 1,200 करोड़ रुपए होगा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मध्य डिजिटल विधि से MOU हस्ताक्षरित किया गया है। लखनऊ, बांदा, गोरखपुर, उन्नाव तथा फतेहपुर के टेक होम राशन माइक्रो एंटरप्राइज की अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता की। प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार में से एक महिला को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर उनकी क्षमता वृद्धि एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हुए उन्हें आजीविका संवर्धन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 21 सितंबर से क्लास 9 से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल जाने की इजाज़त। केंद्र की गाइडलाइन जारी हुई, जानिए नियम और शर्त। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार यानी 29 अगस्त को अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी थी। इस गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने राज्यों को स्कूल कॉलेजों में 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे दी थी।
वहीं ये भी कहा गया था कि 21 सितंबर से 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भी अपने स्कूल कॉलेज अपनी मर्जी से जा सकेंगे। अब केंद्र सरकार ने स्कूलों को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस यानी SOP जारी कर दिया है। गाइडलाइन के मुताबिक यह स्वैच्छिक होगा, यानी छात्रों के ऊपर होगा कि वह स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। इस दौरान छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। फेस कवर, मास्क भी जरूरी होंगे। कंटेनमेंट जोन में स्थित स्कूलों को खोलने की इजाज़त नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी SOP में कहा गया है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम अपने 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्र अगर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाज़त होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, MP में अब निःशुल्क होगा कोरोना टेस्ट। कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिल गई है मंजूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। बैठक में सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। प्रदेश में अब कोरोना की जांच निःशुल्क होगी। फीवर क्लिनिक में इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड 3700 और 564 ICU बेड बढ़ाए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने तय किया है कि कोरोना के जितने भी टेस्ट होंगे वह निःशुल्क होंगे, भले ही इसके लिए फीवर क्लिनिक की संख्या बढ़ानी पड़े। उन्होंने बताया है कि अस्पतालों में 1700 ऑक्सीजन बेड और 564 से अधिक ICU बेड बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की संख्या अब बढ़कर 11,700 और ICU की बेड संख्या 2388 हो जाएगी। जहां बेड बढ़ाए जाएंगे उसमें जबलपुर और ग्वालियर को भी चिन्हित किया गया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। EPFO का बड़ा तोहफा, अब ऐसे लोग भी खुलवा सकेंगे अपना खाता। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द ही आप भी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO द्वारा चलाए सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी प्रोविडेंट फंड और पेंशन खाता खुलवा सकते हैं। जिन लोगों का खुद का स्वरोजगार है, केंद्र सरकार उन्हें भी प्रोविडेंट फंड खाता खोलने देने की मंजूरी देने पर विचार कर रही है। सरकार के इस कदम से वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्चर या फिर चार्टर्ड अकाउंट भी दूसरे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी EPFO में खाता खुलवा सकते हैं। फिलहाल देश में 6 करोड़ ऐसे लोग EPFO के खाता धारक हैं जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी प्रोविडेंट पेंशन खाता खोलने देने सरकार से सिफारिश की है। लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली इस संसदीय समिति ने हाल ही में सोशल सिक्योरिटी कोड 2019 को लेकर अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी है। उसमें साफ तौर पर सरकार से सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी EPFO से जोड़ने के विकल्प पर सोचने की नसीहत दी है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को EPFO खाता खोलने की इजाज़त दी जाती है तो इससे संगठित क्षेत्र में काम करने वाले 90% लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकार का कर्मचारियों को तगड़ा झटका, अब हर महीने कटेगी इतने दिनों का वेतन। जी हां, वित्त विभाग ने कैबिनेट के निर्णय पर मोहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। अब हर महीने कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी। सितंबर महीने की सैलरी से वेतन कटौती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वित्त विभाग के आय व्यय अनुभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के सभी नियमित और प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रतिमाह 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। केंद्र सरकार के सभी अधिकारी नियमित या प्रशिक्षु का भी 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। राज्य सेवा के सभी अधिकारियों नियमित या प्रशिक्षु का भी 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। राज्य के अन्य समस्त अधिकारी एवं कार्मिक का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कटौती के दायरे में सभी निगम, बोर्ड, आयोग, सहकारी समितियों, स्वायत्त
अतिरिक्त साक्षी संस्थाएं एवं उपक्रम आएंगे। कटौती से प्राप्त राशि सीएम रिलीफ फंड में जमा होगी। राशि का उपयोग कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए किया जाएगा। कटौती का आदेश हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश एवं अधिकारी कार्मिक पर लागू नहीं होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों कार्मिकों के वेतन से भी नहीं होगी कटौती। L1 से L4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की नहीं होगी वेतन कटौती। कांस्टेबलों के वेतन में भी नहीं होगी कटौती। मालूम हो कि सरकार ने प्रदेश में नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में बताया गया है कि पृथक अधिनियम के तहत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के नियमों के तहत दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। अधिनियम में उल्लेखित शर्तों को पूरा करने के बाद समिति को निजी विश्वविद्यालय शुरू करने की अनुमति दे दी जाएगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।